Good morning, students. I hope you all are doing well. I am Monica Ahlawat. Welcome to my channel Level Up Psychology. यहाँ हम कर रहे हैं इग्नू MAPC सेकेंड ईयर साइकोलॉजी का सब्जेक्ट MPCE 011 साइकोपैथोलॉजी ब्लॉक 1 के यूनिट 2 विच इज़ क्लासिफिकेशन ऑफ साइकोपैथोलॉजी। लास्ट क्लास में हमने ICD के बारे में कवर कर लिया था एंड ICD-10 पर्टिकुलरली उसमें हमने पढ़ा था। आज से हम शुरू करेंगे नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ DSM। ओके, सो DSM भी ICD की तरह ही एक अलग क्लासिफिकेशन हुई थी एंड आज हम उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द टॉपिक टुडे विच इज़ DSM। ठीक है, DSM की फुल फॉर्म है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर या फिर ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, अब जैसे ICD जो थी वो तो थी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीजेस, जिसमें कि एक्चुअली में पहले सारी डिजीज आई थी, है ना। बाद में कुछ वर्जन्स आए 6 ऑनवर्ड्स जिसमें कि हमारे मेंटल डिसऑर्डर्स को भी जगह दी गई। DSM वाज पर्टिकुलरली फॉर मेंटल डिसऑर्डर्स। ठीक है, एंड ICD हमारा किसने दिया था? WHO। DSM जो है ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन द्वारा पब्लिश किया गया था। सो वी कैन ऑल्सो राइट डाउन कि इट वॉज पब्लिश्ड बाई APA उसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं, पब्लिश्ड बाई APA। ठीक है, APA इज अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। ठीक है, अब APA के नाम से एक चीज मैं यहाँ ऐड ऑन कर रही हूँ आप लोगों की इन्फॉर्मेशन के लिए। APA के नाम से एक और ऑर्गेनाइजेशन है अमेरिका में विच इज अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन। ठीक है, तो उसके साथ इसको कंफ्यूज नहीं होना है। वो भी हम लोगों के लिए एज अ साइकोलॉजिस्ट APA अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन भी बहुत यूजफुल है। जैसे जब हम रिसर्च वगैरह करते हैं तो जो APA के फॉर्मेट्स होते हैं उनमें हम अपनी रिसर्च कैरी आउट करते हैं। ठीक है, या कौन से जर्नल्स की जो पब्लिकेशंस होती हैं वो APA में बहुत पब्लिकेशंस होती हैं साइकोलॉजिकल जर्नल्स की, तो वो भी एक हमारे लिए यूजफुल ऑर्गेनाइजेशन है एज अ साइकोलॉजिस्ट। उसको भी हम फॉलो करते हैं अपने फील्ड में। लेकिन जो डायग्नोस्टिक या मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड जो भी चीज़ें आती हैं वो आती हैं साइकेट्रिक एसोसिएशन वाली। ठीक है, कई बार ये एग्जाम में ये क्वेश्चन भी आ जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स देते हैं कि हु पब्लिश्ड या हु डेवलप्ड DSM, एंड उसमें 2-3 ऑप्शंस होंगे एंड 2 ऑप्शंस उसमें से आपको यही मिलेंगे कि अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन एंड एक मिलेगा अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। तो कई बार उसमें कंफ्यूज होने के चांसेस रहते हैं कि हम साइकोलॉजी स्टूडेंट हैं तो शायद साइकोलॉजिकल एसोसिएशन होगी, लेकिन नहीं, यहाँ पे डिसऑर्डर्स की बात हो रही है, यानी कि डिजीजेस की बात हो रही है उस केस में। तो ये साइकेट्रिक का फील्ड है, जैसे कि मैंने पिछली क्लास में भी कहा कि ये जो अपने पैथोलॉजी है साइकोपैथोलॉजी, ये साइकेट्रिक वाले के साथ इंटरसेक्ट करता है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या रहेगा? अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन। आई होप कि अभी आपको याद रहेगा हमेशा। अब ये अमेरिकन है तो ऑफ कोर्स हमें पता चल गया कि ये अमेरिका में डेवलप हुआ। तो मोस्टली ये यूज भी कहाँ होता है? अमेरिकन सेटिंग्स में होता है एंड अदर कंट्रीज में भी, बट प्रेफरेबली इट इज अमेरिकन थिंग। ठीक है, इंडिया में मोस्टली जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या इस तरीके की सेटिंग्स मिलेंगी वहाँ पे ICD यूज होता हुआ मिलेगा आपको, एंड इन सम केसेस DSM से भी डायग्नोसिस होता है। ठीक है, सो वी कैन राइट डाउन कि यूज्ड फॉर डायग्नोसिंग मेंटल डिसऑर्डर्स इन यूनाइटेड स्टेट्स एंड अदर कंट्रीज। Diagnosing mental disorders in America
एंड अदर कंट्रीज। ठीक है, ये मेन इसका इंट्रोडक्शन है। ठीक है, अब हम बात करेंगे हिस्ट्री की, डीएसएम की हिस्ट्री। जैसे हमने आईसीडी की हिस्ट्री पढ़ी कि आईसीडी कैसे पिक्चर में आया, वैसे ही डीएसएम की भी कहीं ना कहीं से शुरुआत हुई होगी, है ना। तो वो थोड़ी सी हम हिस्ट्री आज पढ़ेंगे। ठीक है, ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ डीएसएम। जैसे कि मैंने बताया, डीएसएम तो स्टार्टिंग से ही मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए था। ठीक है, आईसीडी क्या था, फॉर डिफरेंट डिजीजेस के लिए था, एंड देन लेटर ऑन उसमें मेंटल डिसऑर्डर्स ऐड ऑन हुए थे। ठीक है, अब मेंटल डिसऑर्डर्स की जो इसमें हिस्ट्री हम पढ़ेंगे उसको बेसिकली हम 2 पार्ट्स में पढ़ेंगे। ठीक है, 2 पार्ट्स में कैसे पढ़ेंगे कि एक तो पढ़ेंगे हम प्री वर्ल्ड वॉर 2 क्या सिचुएशन थी, एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2 क्या सिचुएशन थी। एक्चुअली आप अगर देखेंगे साइकोलॉजी के फील्ड में जो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट या यू कैन से कि सिग्निफिकेंट स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट आनी शुरू हुई थी, वो इट वाज ड्यूरिंग एंड पोस्ट वर्ल्ड वॉर 2। वर्ल्ड वॉर 2 का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट जो है दुनिया पे बहुत बुरा हुआ था, एंड दैट वाज आल्सो द मेन रीज़न कि साइकोलॉजी के फील्ड को उस टाइम पे काफ़ी फोकस मिला था। ठीक है, तो जब भी हम इवन जितने भी हम जो साइकोलॉजिस्ट पढ़ते हैं उनकी स्टोरीज़ बहुत सारी ऐसी होती हैं जो कि वर्ल्ड वॉर 2 से कहीं ना कहीं कुछ रिलेट हुई होती हैं। ठीक है, उस दौरान उन्होंने किसी न किसी चीज़ पे काम करना शुरू किया होता है या चल रहा होता है उनका काम, एंड काफ़ी इन्फ्लुएंस्ड होता है फ्रॉम वर्ल्ड वॉर 2। ठीक है, तो वर्ल्ड वॉर 2 से पहले क्या सिचुएशन थी दुनिया की और वहाँ पे कैसे डीएसएम यूज़ होता था या कैसे डीएसएम डेवलप हो रहा था, एंड वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान या उसके बाद डीएसएम की कैसे सिचुएशंस हुई, कैसे उसमें फास्टनेस आई, कैसे उसको और प्रोग्रेस मिली डीएसएम को, वो हम पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम करेंगे सिर्फ प्री वर्ल्ड वॉर 2 का। ठीक है, सो प्री वर्ल्ड वॉर 2 यानी कि वर्ल्ड वॉर 2 से पहले। अच्छा, वर्ल्ड वॉर 2 कब हुआ था? 1939 से 1945 तक कुछ चला था, ऑलमोस्ट 6 ईयर्स तक। ठीक है, तो यू कैन से कि 1939 से पहले की जो चीज़ें हैं वो हम इसमें हिस्ट्री आज समझने की कोशिश करेंगे। इसमें क्या हुआ था कि इस दौरान क्या था कि मेन जो मकसद होता था वो सिर्फ एक स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करने का होता था। तब तक इतना ज़्यादा फोकस नहीं था मेंटल डिसऑर्डर्स के ऊपर, राइट। तो तब भी इतना डायग्नोस से रिलेटेड उनका फोकस नहीं था, बट उनको लाइक सेंसस के लिए वो डेटा कलेक्ट करते थे, स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन के लिए मेनली उनका फोकस रहता था इन दिस एरा। ठीक है, so to get statistical information of mental disorders classification was required। ठीक है, अब अगर आपको स्टैटिस्टिकल डेटा चाहिए, सपोज आपको एक कंट्री में, अमेरिका में ये थी एपीए, तो इनको अगर ये चाहिए था कि हमारी कंट्री में कितने लोग हमें डेटा दो भाई कि कितने लोगों को मेंटली इश्यूज हैं, तो उसके लिए वो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स उनको क्लासिफाई तो करना पड़ेगा ना कि कौन सी कैटेगरी को हम मेंटली इल में रख सकते हैं, देन ओनली वी कैन प्रोवाइड, है ना। अगर 100 लोग भी हैं किसी पॉपुलेशन में तो हम उसमें से और कोई हमसे मांग रहा है कि इन 100 लोगों में से आप हमें बताइए कि कितने लोग हैं जिनको कि कुछ मेंटली इल हैं जो लोग, तो उसके लिए हमें क्लासिफाई करना आना चाहिए कि इस आधार पे हम कुछ निकालेंगे कि 5 लोग 10 लोग हैं जिनको कि मेंटल हेल्थ के इश्यूज हैं, तो हम उनको तभी डेटा दे पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया। ठीक, DSM इज अ क्लासिफिकेशन, है ना। एंड वो क्यों इम्पोर्टेंट हुआ? क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा की ये डिमांड थी, ये रिक्वायरमेंट थी कि हमें वो डेटा चाहिए जिसमें कि मेंटल डिसऑर्डर वाली पॉपुलेशन हमारे पास आए निकल के कि कितनी है। ठीक, सो इस चीज से इसकी शुरुआत हुई कि मेंटल टू गेट स्टैटिस्टिकल डेटा, टू गेट स्टैटिस्टिकल डेटा,
या इंफॉर्मेशन भी बोल सकते हैं आप इसको, डेटा या इंफॉर्मेशन ऑफ मेंटल डिसऑर्डर्स। मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। क्लासिफिकेशन वाज नीडेड। एंड वो क्लासिफिकेशन ही किसने किया था? आपके DSM ने, ठीक। अब वो इसमें क्लासिफिकेशन किया गया क्योंकि स्टैटिस्टिकल डेटा हमें चाहिए था, ठीक। ये मेन उनकी रिक्वायरमेंट थी। अब ओके, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर नोट डाउन कर सकते हैं, देन हम नेक्स्ट करेंगे इसको रिमूव करके, स्पेस नहीं अभी। ओके, सो अब हमें ये तो समझ आ गया कि क्लासिफिकेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी मेंटल डिसऑर्डर्स के, क्योंकि उनको डेटा चाहिए था, उनको इन्फॉर्मेशन चाहिए थी, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन चाहिए थी अबाउट द पीपल हु आर सफरिंग फ्रॉम मेंटल डिसऑर्डर्स, ठीक है। अब क्रोनोलॉजिकली हम इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री देखते हैं। 1840 में इनका नेशनल सेंसस हुआ था अमेरिका में, ठीक है। सेंसस का मतलब आपको पता है ना, जैसे हमारी कंट्री में भी अभी तो काफी टाइम से नहीं हुआ है, जनगणना जिसे बोलते हैं, ठीक है, उसको सेंसस बोलते हैं। नेशनल सेंसस हुआ था एंड वहाँ पे इन्होंने जो पॉपुलेशन थी अबाउट द मेंटल डिसऑर्डर्स, वो कहाँ से इन्होंने पिक की थी? वो इन्होंने की थी इंस्टीट्यूशंस ऑफ मेंटली इंसेन वाले इंस्टीट्यूशन से, ठीक है। यू कैन से कि मेंटल हॉस्पिटल्स से बेसिकली, ठीक है। यानी कि इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेंटल पेशेंट्स की इन्होंने इंफॉर्मेशन ली थी, ठीक। जैसे कि मैंने आपको बताया कि शुरू में जो फोकस था ना, लाइक प्री वर्ल्ड वॉर के टाइम पे जो एरा था जहाँ पे DSM की डेवलपमेंट हो रही थी, वहाँ पे मेनली फोकस इतना ज़्यादा डायग्नोज करने में नहीं था कि किस वजह से कौन सी डिजीज़ हो रही है एंड कैसे 2-3 तरीके का बिहेवियर अलग है, इतना डीप में कुछ नहीं था। मेनली उनका मकसद यही था कि हमारे पास एक डेटा आ जाए, एक एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस से वो काम कर रहे थे उस टाइम पे, ठीक है। हालांकि शुरुआत हो चुकी थी मेंटल डिसऑर्डर्स के क्लासिफिकेशन की, लेकिन फिर भी उसका जो एक फोकस था, इट वाज टुवर्ड्स द एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, रिपोर्टिंग के पर्पस से था, स्टैटिस्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से था, ना कि बहुत ज़्यादा डायग्नोसिस में जाने का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे नेशनल सेंसस हुआ एंड वहाँ से जो मेंटल हॉस्पिटल्स उस टाइम पे होते थे, वहाँ से पॉपुलेशन पिक की गई और वहाँ से आइडिया लगा गया कि यहाँ पे जितने भी लोग हैं वो जो है दे आर द पार्ट ऑफ दैट पॉपुलेशन, दैट डेटा, दैट इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो सिर्फ वहीं की पॉपुलेशन को, एंड मेंटल हॉस्पिटल्स में भी जो एडमिट हैं, इन पेशेंट, ठीक है। तो 2 चीज़ें होती हैं आपकी, इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। ये थोड़ा मैं आपको एक बता दूं बात, इन पेशेंट होता है, हो सकता है आपको पता भी हो पहले से, आउट पेशेंट, ठीक है। इन पेशेंट वो होते हैं जो हॉस्पिटलाइज्ड होते हैं, ऑलरेडी हॉस्पिटल में दाखिल जो रखे होते हैं लोग, उनको इन पेशेंट बोलते हैं। आउट पेशेंट होते हैं जो कि जाते हैं डॉक्टर के पास, दवाई लेके, प्रिस्क्रिप्शन लेके अपना दिखा के वापस आ जाते हैं, जैसे जो OPDs होती हैं, ठीक है। OPD की फुल फॉर्म में क्या है? आउट पेशेंट डिपार्टमेंट। इन पेशेंट वालों की क्या होती है? IPD, इन पेशेंट डिपार्टमेंट, ठीक है। तो जो प्री वर्ल्ड वॉर से पहले का जो फोकस था वो मेनली था एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए, स्टैटिस्टिकल डेटा कलेक्ट करने के लिए, एंड दूसरा उसमें सिर्फ और सिर्फ इन पेशेंट्स को कंसीडर किया गया था, ठीक है। आउट पेशेंट्स के लिए कुछ उन्होंने एज सच नहीं किया था। तो इन पेशेंट कौन से लोग हो गए? जो उस टाइम पे हॉस्पिटल में ऑलरेडी दाखिल हो रखे थे, तो उन लोगों का इन्होंने डेटा लिया एंड वो नेशनल सेंसस में इन्होंने बता दिया कि इतने लोग जो हैं वो
मेंटली इल हैं, ठीक है। एंड उसको इन्होंने सिर्फ एक ही कैटेगरी बनाई, ओके, ओनली वन कैटेगरी उन्होंने बनाई एंड उसको नाम दिया गया इडियोसी, ठीक है, या फिर इंसेन का, इंसैनिटी यू कैन से, कि जो भी लोग हॉस्पिटल में थे, मेंटली इल थे, मेंटल पेशेंट्स थे, उनको सबको एक ही कैटेगरी में डाल दिया कि दे आर ऑल इधर इडियट्स और इंसेन, ठीक है। एंड कौन से पेशेंट्स थे ये? इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पेशेंट्स थे। मेंटल पेशेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से 1840 में काम चल रहा था। अब अभी भी इनका यही फोकस था, सिंपल, ठीक है। देन आया आपका नेक्स्ट 1880 में, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने अब एक कैटेगरी से इन्होंने आगे और कैटेगरीज कर दी, 7 कैटेगरीज इन्होंने डेवलप कर दी, ठीक है। चीज वही थी, नेशनल सेंसस हो रहा था, पेशेंट्स भी वहीं से हो रहे थे, इन पेशेंट्स की ही चल रही थी कंसिडरेशन, बस कैटेगरी में अंदर आया, 7 कैटेगरीज इन्होंने उसमें बना दी थी, ठीक है, थोड़ी स्टडीज करके, ओके। अब ये 7 कैटेगरीज कौन सी थी? एक थी आपकी मेनिया, कुछ कैटेगरीज हम ऑलरेडी आईसीडी में पढ़ चुके हैं, एंड ये क्योंकि पुराने ही उस टाइम की बात है, तो उस टाइम पे मीनिंग भी इनका सिमिलर ही था। आज के टाइम पे कुछ चीजें उसमें से प्लस माइनस हुई हैं, मॉडिफाई हुई हैं, वो हम ऑफ कोर्स बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। 7 कैटेगरीज में पहली कौन सी थी? मेनिया। मेनिया के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, जिसमें कि क्या था, एबनॉर्मल तरीके से एनर्जी का हाई होना, है ना, एलिवेटेड मूड एंड एनर्जी होना, ठीक। तो जो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं वो मैं यहाँ उसकी एक्सप्लेनेशन नहीं लिख रही हूँ, जस्ट मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, लेकिन वो आप अपने आप लिख लेना, ठीक है। मेनिया में क्या होता है? एबनॉर्मली एलिवेटेड मूड एंड एनर्जी होती है, ठीक है, ये हम देख चुके हैं। दूसरी कैटेगरी इन्होंने क्या बनाई थी? मेलनकोलिया, ठीक है। मेलनकोलिया में क्या होता है? सैडनेस, डिप्रेशन, है ना, ये हमने पढ़ा था। थर्ड कैटेगरी बनाई थी इन्होंने मोनोमेनिया, मोनोमेनिया, ठीक है। अब इसमें आपको दिख रहा है 2 वर्ड हैं, ये मोना लिख दिया मैंने, मोनोमेनिया, ठीक है। तो मोनो का मतलब क्या होता है? 1, और मेनिया हमने देख ही लिया, मेनिया क्या है? एबनॉर्मल तरीके से कोई मूड या कोई एनर्जी होना। तो इसमें क्या होता है पर्टिकुलरली? वैसे तो इंसान मतलब मेंटली सही होता है ओवरऑल, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर चीज को लेके उसके अंदर बड़ा अजीब सा ऑब्सेशन होता है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे आपने सुना होगा क्लेप्टोमेनिया, इसका एक एग्जाम्पल है मोनोमेनिया का। क्लेप्टोमेनिया में क्या होता है कि इंसान वैसे तो अगर आप उससे बात करें, उसके साथ रहें, घुले मिले, आपको बिल्कुल नॉर्मल लगेगा वो इंसान, लेकिन उस इंसान की क्या आदत होती है? चोरी करने की आदत होती है। उसको चुराना भी इसलिए नहीं होता कि उसे कुछ अपने यूज करना है या किसी को हार्म करने में उसे मजा आ रहा है, नहीं, उसका एक अलग ही ऑब्सेशन है कि उसे बस चीजें पिक करनी, चीजें चुरानी है, ठीक है। तो ये एक एबनॉर्मल जो है उसके बिहेवियर में चीज है, ये एबनॉर्मल तरीके का ऑब्सेशन है उसके अंदर, लेकिन ये सिर्फ एक ही एस्पेक्ट में है, तो इसलिए उसको मोनोमेनिया है। एंड पर्टिकुलरली विच मोनोमेनिया? इट इज क्लेप्टोमेनिया, ठीक। सो इसमें आप एक इसके डेफिनेशन के तौर पे एक पॉइंट लिख सकते हैं, दिस इज सिंगल साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन सिर्फ एक ही होता है, मोनो है ना, सिंगल साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन इन एन अदरवाइज साउंड माइंड, इन एन अदरवाइज साउंड माइंड, यानी कि वैसे तो साउंड माइंड है, वैसे कोई दिक्कत नहीं, दिमाग में हर फंक्शन सही है, लेकिन सिर्फ कोई एक साइकोलॉजिकल ऑब्सेशन उसके अंदर मिलेगा, ठीक। एग्जाम्पल आप इसका दे सकते हैं क्लेप्टोमेनिया, जो मैंने आपको बताया अभी।
जिसमें चोरी करने का ऑब्सेशन होता है। ठीक, अब नेक्स्ट क्या था, फोर्थ, पैरेसिस। अब पैरेसिस में क्या होता है, पैरेसिस में जैसे कुछ जो मसल्स होती हैं उन तक जो नर्व सेल्स पहुंच रहे होते हैं वो नर्व सेल्स डैमेज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मसल्स वीक हो जाती हैं एंड उनका जो फंक्शन होता है वो फुली फंक्शन नहीं हो पाता, वो पार्शियल उसमें लॉस आ जाता है। ठीक है, तो मसल्स को हार्म पहुंचता है इस केस में। ठीक है, मसल की मूवमेंट में, मसल के फंक्शन में वीकनेस आ जाती है या पार्शियली लॉस आ जाता है, और ये मसल बॉडी के डिफरेंट किसी भी पार्ट में हो सकती है, लिम्स में हो सकती हैं, स्टमक में, आईज में, कोई भी मसल का ये इसमें आ सकता है इशू। ठीक है, तो इसमें भी हम वी कैन राइट डाउन पार्शियल लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ या फंक्शन। ठीक है, पूरा लॉस नहीं होता, पार्शियल लॉस होता है एंड वो वीकनेस की वजह से आ जाता है। ठीक है, पार्शियल लॉस ऑफ मसल स्ट्रेंथ एंड फंक्शन, एंड या और कुछ भी लिख लो। ठीक है, एंड और फंक्शन। ओके, एंड ये होता क्यों है, जो नर्व होती हैं, नर्व सेल्स जो होते हैं वो डैमेज हो जाते हैं उस मसल से रिलेटेड जो भी होते हैं। ठीक है, सो दैट पॉइंट ऑल्सो वी कैन राइट ड्यू टू डैमेज टू द नर्व सेल्स that controls nerve cells या nerves, ठीक है, कुछ भी लिख लो इसमें, nerve cells that controls muscle movement। ठीक है, आई होप ये विजिबल तो है आपको। ठीक, सो दिस इज द रीजन कि पैरालिसिस हो जाता है। अब पैरालिसिस भी आपने सुना होगा ना, पैरालिसिस एक्चुअली इससे बहुत हाई सीवियरिटी की चीज़ होती है एंड उसके रीजंस भी डिफरेंट हो सकते हैं, लेकिन जैसे उसमें भी यही होता है कि जो कंट्रोल होता है या मोटर एक्टिविटीज़ के फंक्शन में दिक्कत आती है, लेकिन वो डिफरेंट होता है इससे। ठीक है, बहुत हाई सीवियरिटी का होता है, दूर से आप देखेंगे तो आपको हो सकता है कि कई बार लोग पैरालिसिस एंड पैरालिसिस भी समझ लेते हैं, लेकिन पैरालिसिस बहुत कम सीवियरिटी का होता है, मतलब एज कम्पेयर टू पैरालिसिस इसको रिकवर भी किया जाना आसान होता है एज कम्पेयर टू पैरालिसिस, एंड इसमें पार्शियल लॉस होता है। ठीक है, सो दिस इज पैरालिसिस। नेक्स्ट फिफ्थ हम यही लिख लेते हैं, फिर ये मिटाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आई होप ये आप समझ लेंगे। जैसे फिफ्थ कैटेगरी थी डिप्सोमेनिया। ठीक है, डिप्सोमेनिया में क्या होता है, नहीं फिफ्थ थी डिमेंशिया, सॉरी। डिमेंशिया हम ऑलरेडी कर चुके हैं, आपको याद हो तो। ठीक है, डिमेंशिया में क्या था, आइसोलेटेड आइडियाज आते हैं, इनकोहेरेंसी हो जाती है थॉट्स में, एंड जो प्रेजेंट की जो प्रेजेंस ऑफ माइंड होता है वो हमारा उसमें नहीं होता है। ठीक है, कि डिमेंशिया में हम ऑलरेडी पिछली बार देख चुके हैं। सिक्स्थ क्या था, डिप्सोमेनिया। ठीक है, अगेन मेनिया आ रहा है, डिप्सो आ रहा है इसमें साथ में। डिप्सोमेनिया में क्या होता है कि जो अल्कोहल या ड्रग्स की जैसे किसी को आदत पड़ जाती है तो उसके बाद क्रेविंग अगर बहुत ज़्यादा होती है एंड अनकंट्रोल तरीके से होती है तो उस चीज़ को हम कहते हैं डिप्सोमेनिया। ठीक है, आजकल हम इसको सब्सटेंस अब्यूज़ में पढ़ते हैं ना, सब्सटेंस एंड ड्रग अब्यूज़, उन सब चीज़ों में। सो वी कैन राइट डाउन, इसमें क्या होता है, अनकंट्रोल्ड क्रेविंग फॉर अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स।
फॉर अल्कोहल एंड अदर ड्रग्स, ये आता है इसमें, ठीक। एंड देन 7th इज एपिलिप्सी। एपिलिप्सी मिर्गी को एपिलिप्सी बोलते हैं, ठीक है, सुना होगा ये नाम आपने मिर्गी। इंडियन कल्चर में तो यही वर्ड यूज होता है जनरली, मिर्गी, ठीक है। इसमें क्या होता है कि जो सीजर्स आते हैं बॉडी में, है ना, एंड वो इनवॉलंटरी तरीके से आते हैं, उन पे हमारा कोई काबू नहीं रहता है, एंड अचानक से आते हैं बॉडी में, एंड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम वो रिपीट भी होते हैं। ये नहीं कि लाइफ में एक बार ही आ गया तो उसको एपिलिप्सी बोल दे, नहीं, वो 2 या 2 से ज़्यादा अगर आते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन उसको एपिलिप्सी बोल देते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे भी हम लिख सकते हैं कि रिकरेंट एंड अनप्रोवोक्ड। एक तो हो गया कि प्रोवोकिंग से आ रहे हैं किसी को सीजर्स, है ना, इसमें अनप्रोवोक्ड आते हैं सीजर्स, ठीक है। ब्रैकेट में मैं लिख रही हूँ लॉन्ग टर्म तक वो सिचुएशन होती है, ठीक। सो ये हो गई हमारी 7 कैटेगरीज जो इन्होंने 1980 में दी थी। ओके, सो आई होप ये क्लियर हुई है आपको। कुछ ज़्यादा इसमें डिफिकल्ट तो नहीं था, कुछ कैटेगरीज हमने ऑलरेडी पढ़ ली थी तो इसलिए भी इजी हो गया, आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। एंड देन छोटा सा और पार्ट बचा हुआ है प्री वर्ल्ड वॉर 2 वाले में, वो हम इसके बाद देखेंगे। ओके, आई थिंक ये थोड़ा सा लाइट का इफेक्ट आ रहा है इस पर। ये मैंने नेशनल सेंसस के साइड में इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट लिखा है, आई डोंट नो ये कैसे दिखेगा, एक सेकेंड। हाँ, अभी आप देख सकते हैं ये इन पेशेंट एंड आउट पेशेंट। इन पेशेंट जो मैंने बताया था कि जो हॉस्पिटल में होते हैं, इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मेंटल पेशेंट्स होते हैं, उनको इन पेशेंट बोलते हैं, ठीक है। लेट मी रिमूव दिस नाउ। एंड वो नेशनल सेंसस था, ये पूरा लाइट के इसमें आ रहा है, यू कैन सी इट नाउ। Okay, I'm removing it now. ओके, सो अभी तक हमारी हिस्ट्री चल रही है, डीएसएम अभी आया नहीं है ना। अभी प्रीवियसली कैसे कैटेगरीज बनती थी, कैसे क्लासिफिकेशन था, पहले एक कैटेगरी हुई, देन 7 कैटेगरीज आई, ठीक है। उसके बाद 1917-18 की बात है, 1917-18 की, 17 में डिस्कशंस हुई थी एंड 18 में जो है ये पब्लिश हुआ था, जो हम अभी पढ़ेंगे कि क्या पब्लिश हुआ था, ठीक है। सो क्या था कि एक ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिका में, नेशनल कमीशन ऑन मेंटल हाइजीन, ठीक है। इधर लिखती हूँ इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, नेशनल कमीशन ऑन मेंटल हाइजीन, ठीक है। अब इन्हीं का एक यू कैन से डिपार्टमेंट या इनकी सब ब्रांच या वॉट एवर यू कॉल, इन्हीं का जो एक सब ऑर्गेनाइजेशन थी वो थी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। नेशनल कमीशन ऑफ मेंटल हाइजीन वालों की ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स। ये क्या करती थी ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ये इन पेशेंट्स यानी कि जो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड पेशेंट्स होते थे उनका डेटा
ये लेती थी, ठीक है। सो इट कलेक्टेड स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस ऑफ इनपेशेंट्स, ठीक है। इट कलेक्टेड, ये ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स जो थी, स्टैटिस्टिक्स फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस फॉर द इनसेन उस टाइम पे बोलते थे, ठीक है, क्योंकि यही उन्होंने नाम दे रखा था शुरू में, आपने देखा ही है। या इसको क्या और बोलेंगे, इनपेशेंट्स, ठीक है। इनपेशेंट्स का डेटा बेसिकली वो उन हॉस्पिटल्स से कलेक्ट करती थी फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पस। अब एक और ऑर्गेनाइजेशन थी, नेशनल कमीशन ऑन मेंटल हाइजीन, एक ऑर्गेनाइजेशन हो गई। इसके अलावा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन थी अमेरिका में, विच वाज नोन एज अमेरिकन मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। दूसरी क्या थी, अमेरिकन, या आप इसको दूसरी बोल सकते हैं, और ये पहली थी, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि जो मेन जो डेटा कलेक्ट करते थे वो इन्हीं की ब्यूरो थी, ठीक है। अमेरिकन मेडिको साइकोलॉजिकल एसोसिएशन, ठीक है। इसको AMPA भी बोलते थे उस टाइम पे, AMPA, ठीक है। ये थी। अब इनकी भी ऐसे ही जैसे इसका ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स था, इनकी भी एक अलग से टीम या सब ऑर्गेनाइजेशन कह लो वो थी, उसका नाम था कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इनकी थी कमिटी में डबल ही आएगा ना, कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। अब क्या था ना कि इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन से बहुत अच्छा तालमेल था, दोनों बहुत फ्रेंडली नेचर के थे। तो कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स ने बोला कि ठीक है, मैं इस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ना एडवाइजर बन जाता हूँ, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी दे बिलोंग टू सम साइकोलॉजिकल मेडिको फील्ड, है ना। तो इन्होंने बोला कि ये यहाँ से डेटा तो इकट्ठे कर ही रहे हैं, मैं इनका एडवाइजर बन जाता हूँ, एंड फिर हम मिल के कुछ ना कुछ अच्छा कर लेंगे इस फील्ड में। तो ये बन गए इनके एडवाइजर, ठीक है, बिकेम एडवाइजरी। मेन डेटा जो स्टैटिस्टिक्स का कलेक्ट किया वो किया था ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स ने, जो नेशनल कमीशन ऑन मेंटल हाइजीन का पार्ट थे। कमेटी ऑन स्टैटिस्टिक्स इनकी एडवाइजरी बन गए थे, ठीक है, बिकेम एडवाइजरी टू ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। जो कि अमेरिकन मेडिको AMPA का पार्ट था, ठीक है। अब इन दोनों ने मिलके, ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड कमिटी ऑन स्टैटिस्टिक्स ने मिलके क्या किया, इन्होंने एक नई गाइड डेवलप की, ठीक है। दे बेसिकली डेवलप्ड अ न्यू गाइड, इन दोनों ने काम किया साथ में मिलके एंड डेवलप्ड अ न्यू गाइड, ठीक। एंड किसके लिए थी वो, स्पेसिफिकली फॉर इन पेशेंट्स, ठीक है। ये वर्ड हमें ध्यान रखना है जब भी हम प्री वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री की बात कर रहे हैं, ठीक है। डेवलप न्यू गाइड फॉर मेंटल हॉस्पिटल्स इन पेशेंट्स, फॉर इन पेशेंट्स, यू कैन राइट इन ब्रैकेट। एंड उसका क्या नाम दिया इन्होंने, स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर द यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर द इंसेन। हमेशा इंस्टीट्यूशंस की बात आएगी कि जो वहाँ पे हैं आउट पेशेंट्स की उस टाइम पे कोई इनकी इतनी कंसिडरेशन नहीं थी, ठीक है। उस बुक मैनुअल का नाम दिया स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर द यूज ऑफ
institutions for the insane. ठीक है, ये उस बुक का, उस गाइड का नाम था जो इन्होंने बनाई। एंड इसमें क्या थे, इसमें टोटल 22 डायग्नोसिस आए थे। 22 डायग्नोसिस इन्होंने बनाए थे साइकोसिस वगैरह की टर्म्स यूज करके। ठीक है, तो ये आपका प्री वर्ल्ड वॉर उससे पहले की चीजें हो गई हैं। आई होप ये आपको समझ तो आई गया होगा। 2 ऑर्गेनाइजेशन थी मेन, एक का काम था ऑलरेडी उस डेटा कलेक्ट करना, एंड दूसरे ने क्या बोला, दोनों की अच्छी दोस्ती थी तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई, हम आपकी एडवाइजरी बन जाते हैं, हम ऑलरेडी मेडिको साइकोलॉजिकल फील्ड से हैं। एंड दोनों ने फिर मिलके काम किया उस डेटा पे। इन्होंने अपनी कुछ एडवाइजेस दी और इन्होंने एक नई गाइड बनाई जिसका नाम रखा स्टैटिस्टिकल मैनुअल फॉर द यूज ऑफ इंस्टीट्यूशंस फॉर द इंसेन। ठीक है, ये इंस्टीट्यूशंस फॉर द इंसेन आपको एकदम से याद आना चाहिए जब आपके दिमाग में इनपेशेंस रहेगा तो। ठीक है, एंड उसमें कितने थे, 22 डायग्नोसिस थे। ठीक, अभी तक भी DSM वर्ड आपका नहीं आया है, स्टिल इट इज स्टैटिस्टिकल मैनुअल। ठीक है, फोकस जो है प्री वर्ल्ड वॉर 2 से पहले 2 चीजों में था। 2 वर्ड आपके यहाँ पे की वर्ड रहेंगे तो आपको याद करने में, लिखने में बहुत आसानी होगी। एक तो ये है कि इन पेशेंट्स, जितना भी कुछ भी किया गया वो इन पेशेंट्स को मद्देनजर रखते हुए किया गया। दूसरा जो अप्रोच थी वो मेनली स्टैटिस्टिकल पर्पस के लिए थी। ठीक है, हालांकि इसमें 22 डायग्नोसिस उन्होंने लिखे थे, लेकिन जो मेन स्टिल उनका जो काम था, इट वाज फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस, फॉर स्टैटिस्टिकल पर्पसेस, मोर फोकस टुवर्ड्स द डायग्नोसिस। वो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद या उसके दौरान आना शुरू हुआ, एंड देन उसके बाद वो DSM में डायग्नोस्टिक वर्ड मेनली उसमें आया, एंड उसमें आपका डायग्नोसिस से रिलेटेड मैनुअल्स जो है वो बनने लगे थे। ठीक है, तो वो हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। सो आई होप ये आपको क्लियर हुआ है, आप इसको नोट डाउन कर लेना। एंड नेक्स्ट क्लास में हम अपना पोस्ट वर्ल्ड वॉर का कंप्लीट कर लेंगे। उसमें हम DSM के जो भी वर्जन्स आए थे वो सारे हम कवर करेंगे, रिविजन्स ऑफ DSM एंड ऑल। ठीक है, सो अगर आपको पसंद आया है, समझ आया है, तो लाइक द वीडियो, शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। टिल देन, टेक केयर, बाय बाय।